नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच राज्य व्यवस्था से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज की ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत लाया गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिसके क्रम में आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि से संबंधित टॉपिक को लाया गया है। और इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी को बताया जाना है कि किस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तथा वे तमाम महत्वपूर्ण इस टेस्ट के माध्यम से जानकारियाँ दी जाएंगी ताकि आप सभी की तैयारी इस टॉपिक पे अच्छी खासी हो जाए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं प्रथम क्वेश्चन। आज का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी होगा। कैसे? क्योंकि 2 सही है और 3 सही है। ठीक है। और गलत कैसे है आपका एक? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जबकि संसद के निर्वाचित सदस्य ही प्रतिभाग करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये सही है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से साथियों ऑप्शन बी आपका सही है। और साथियों ये भी बताना है कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 52 है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में बताया गया है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। पदावधि 56 में बताई गई है। ये जो चारों आर्टिकल है अवश्य ही आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ये 4 आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर देखेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि क्षमा आदि की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। जैसे महाभियोग 61 के तहत है और 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये ध्यान रखिए अनुच्छेद 56 अर्थात 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंधित नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। संविधान का अतिक्रमण, कई बार क्वेश्चन आता है महाभियोग क्यों लगाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा?
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथियों, 65 अर्थात अनुच्छेद 65 में यह उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। लेकिन क्या होता है कि यदि दोनों नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके भी न रहने के कारण न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इनके कृत्यों को निर्वहित करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन यहाँ पे सही रहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। साथियों, संविधान के आर्टिकल 108 अर्थात अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के मध्य यदि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि जब ये संयुक्त सभा आहूत की जाती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। हर एक क्वेश्चन साथियों आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाया जा रहा है। आप सभी को एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने का, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल के बारे में। तो आप इसे सुमेलित करें और ध्यान रखें जितने भी राष्ट्रपति भारत में हुए हैं सबके कार्यकाल को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा वे तमाम महत्वपूर्ण कार्य भी ध्यान में रखेंगे जिन जिन राष्ट्रपतियों के कार्य के काल के दौरान हुआ है, जैसे पोखरण से संबंधित प्रकरण, परमाणु परीक्षण आदि तमाम जो चीज़ें हैं किस किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आइए आप सुमेलित करिए। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी, 2, 3, 4, 1। कैसे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा। एन संजीवा रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा और वीबी गिरी का कार्यकाल 1969 से 1974 रहा। इस प्रकार से साथियों ऑप्शन सी सही है। आप अवश्य ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा ईयर वाइज ध्यान में रखेंगे, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और साथ में राज्यपाल का। ये ऐसे कुछ पद हैं जिनका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमेशा लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है?
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में साथियों विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। आर्टिकल 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण या मत द्वारा होता है, और ऐसा निर्वाचन साथियों गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, क्योंकि आर्टिकल 74 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के नियुक्ति के संबंध में प्रावधान का उल्लेख है। और उल्लेख में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो उस दल का नेता है। तो इस प्रकार से साथियों प्रधानमंत्री का यहाँ पर नियुक्ति वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री। साथियों ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि प्रधानमंत्री किस किस समिति के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में ये जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये सारे दृष्टिकोण आप जरूर अपनाएंगे ताकि आप हर एक क्वेश्चन सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। साथियों इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। साथियों मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74-75 से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो आप अवश्य ही आर्टिकल 74 एंड 75 का अध्ययन करेंगे ताकि आप यह जान सके कि मंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ?
साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। साथियों, कई प्रकार से क्वेश्चन प्रधानमंत्री के संबंध में पूछा जाता है। सबसे पहले उनके कार्यकाल के सुमेलित करने के बारे में, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस अवधि तक रहा, किस प्रधानमंत्री के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे, और थे तो कहाँ के थे, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इन तमाम पक्षों को देखते हुए तैयारी को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। और ये ध्यान रखिए, भारत का जो महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, उनसे संबंधित एक आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है 76, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप अवश्य ही आर्टिकल 76 को जरूर आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। और ये ध्यान रखिए, सीएजी से संबंधित प्रावधान अर्थात भारत के नियंत्रक महालेखा से संबंधित प्रावधान भाग 5 में है, और आर्टिकल 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल है 148 और दूसरा आर्टिकल है 149। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नियंत्रक महालेखा से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 2 आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण है, 148 अर्थात 148 और 149। साथियों, 148 में स्पष्ट रूप से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में संबंधित समस्त प्रावधान किए गए हैं, और 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो आप अवश्य ही इन सारे चीज़ों को देखेंगे ही देखेंगे, और बाकी जो 150 और 51 है, जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप अवश्य ही नियंत्रक महालेखा से संबंधित प्रावधान इस चारों आर्टिकल को जरूर देखेंगे। तो साथियों, आज आप सभी के बीच वे प्रश्न लाए गए जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और आप इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आप अनिवार्य रूप से
सबसे पहले बेयर एक्ट का अध्ययन करेंगे, जितने आर्टिकल हैं वे सारे अध्ययन करेंगे, जितने भी संविधान संशोधन इस टॉपिक से रिलेटेड हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आप सभी अवश्य ही डी बसु के भारतीय संविधान से संबंधित पुस्तक अथवा लक्ष्मीकांत, इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट भारतीय संविधान अनिवार्य रूप से आप तैयार जरूर करेंगे। और जब इन दोनों का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे अभी कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर सॉल्व करिए, ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। साथियों, जब इस चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप हर क्वेश्चन सही करेंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी के परिश्रम पर कि आप अपने परिश्रम को सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी आज जितने क्वेश्चन सही किए होंगे उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और साथियों, आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए कमेंट बॉक्स में उत्तर के क्रम में ही क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। आप सभी के रिक्वायरमेंट के क्रम में, आप सभी की सफलता के क्रम में मेरे द्वारा सारे वे क्लासेस लाए जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार, अपने परिश्रम के स्तर को ज़रूर बताएं, ताकि मेरे द्वारा आप सभी के सफलता के लिए अपनी सहभागिता दी जा सके। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अवश्य ही सफल हो। नमस्कार।